हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से इवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ 2024 का क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू, ठीक है, जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को अगर हम ऐड करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को अगर हम ऐड करते हैं फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म, फिर हमने क्या किया, उसको गर्म किया। द रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लो भैया, सोडियम दोनों तरफ होनी चाहिए, टू सोडियम दोनों तरफ होनी चाहिए। कौन सा बी ऑप्शन होगा इसका? ठीक है, नेक्स्ट है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी डिकम्पोजिशन इज लाइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसमें से जो भी एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कौन से, किस में सबसे कम लगेगी, किस में सबसे कम लगेगी? तो किस में लगेगा भाई? सी ऑप्शन, इसमें लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A metal and non-metal that exist in liquid state at the room temperature। कौन कौन से मेटल और नॉन मेटल होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं? तो मरकरी और ब्रोमीन, मरकरी और ब्रोमीन। देखो यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें दो ब्रोमीन और मरकरी दे रखा है, मरकरी और ब्रोमीन भी दे रखा है, लेकिन आपको देखना है पहले मेटल और फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। तो मरकरी मेटल होता है और ब्रोमीन नॉन मेटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन कंपाउंड्स are good conductor of electricity, are bad conductor of electricity, have a strong force of attraction between their molecules, have weak force of attraction between their molecules। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है फोर्थ का? तो सी ऑप्शन होगा, जिसमें सेकंड और फोर्थ जो है वो सही है। कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, बिल्कुल सही है, और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत कम होता है। तो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स FeSO4, CuSO4, CaSO4, Na2CO3, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इज इन वन मॉलिक्यूल। इसमें जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में होगा? एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो किस में होगा भाई? Na2CO3 में, सोडियम कार्बोनेट में सबसे ज़्यादा होता है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर, ऑक्साइड अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड बेस सॉल्ट में कि भाई जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? एसिडिक। जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। किसमें होते हैं? एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। नेक्स्ट, MnO2 + 4HCl, MnCl2 + 2H2O + Cl2। इस रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन है, क्यों? रिडॉक्स रिएक्शन है लेकिन क्यों है? तो क्यों है? क्योंकि HCl जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है इसमें। तो HCl क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement: the sex of a child is determined by what it inherits from the mother. The sex of child is determined by what it inherits for the father. The probability of having male child is more than that of the female child. The sex of the child determined at the time of fertilization when the male and female gametes fuse to form a zygote। इससे बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है करेक्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, तो देखो पहला है कि द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। नहीं, मदर के थ्रू तो नहीं होता, तो ये गलत होता है। फादर के थ्रू होता है, X और Y गैमेट्स होते हैं, उसमें होते हैं जीन्स। सेकंड है द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द इनहेरिट ऑफ फादर। तो सेकंड सही है, तो सेकंड सही है, तो बाकी तीन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तीन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
क्रोमोजोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोजोम्स कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल ऑलवेज एग्जिस्टिंग पेयर्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन्स। इसमें से सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं? तो देखो पहले क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, तो हेरिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं, तो पहला तो सही है, ठीक है। दूसरा द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। क्रोमोजोम जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के साथ होते हैं, नहीं स्टार्ट जनरली बाय डिफॉल्ट होते हैं क्रोमैटिन में, जब रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो फिर वो क्रोमोजोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये भी गलत है, हमेशा नहीं होते। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, क्या सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं? क्या सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं? हाँ जी होते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट है इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नोन एज। नर्व सेल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे दोनों ज्वाइंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमेटा क्लोजेज व्हेन, स्टोमेटा कब बंद हो सकता है? इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इट डजंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, ठीक है। तो स्टोमेटा कब बंद होता है, इसके बेस पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो बताने। करेक्ट रीजन फॉर दिस प्रोसेस आर, तो सेकंड और फोर्थ सही है, सेकंड और फोर्थ सही है। तो फिर इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा? सी। एक सेकंड और फोर्थ नहीं, सेकंड और थर्ड वाटर। तो सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What distance from convex lens should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on the screen? ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि उसका साइज सेम हो, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस। सही आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड कॉर्निया, स्लेरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना। ह्यूमन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के समय जो एडजस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? 13th का रेटिना। कहाँ पे बनता है भाई? इमेज रेटिना पे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का करंट कैरिंग कौन सा है? तो भाई पैरेलल होता है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द फूड चेन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल और मिसिंग। इनमें से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल किस में मिसिंग है वो बताने हैं। टाइगर, ग्रास स्नेक, नहीं भाई सी ऑप्शन होगा, बाकी तो सही है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फ्यूजन आर इज अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस में होता है भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ईस्ट में नहीं होता, इसमें होता है प्लाज्मोडियम, डी ऑप्शन। अब आगे के सारे क्वेश्चन इंसर्शन रीजन है, फटाफट से करते हैं। इंसर्शन दे रखा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस वाटर इटसेल्फ एंड गेट रिड्यूस्ड। कौन सा ऑप्शन होगा भाई इसका सही आंसर? 17th का। दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑक्सीडाइज होता है, दोनों ही सही है। कौन सा ऑप्शन होगा इसका?
A option. A and R, assertion and reason both are true, and R is correct explanation of A. Next question. Accumulation of harmful chemical is maximum in the organization of the highest trophical level of food chain. सही है. Harmful chemicals are spread on the crops to protect them from the disease. दोनों ही सही है, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो क्वेश्चन इज द रेट ऑफ द ब्रीदिंग aquatic organism is faster than the terrestrial organism. ठीक है कि भाई रेट ऑफ द जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा होता है. हाँ जी, होता है. सही है. द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन एयर. नहीं, गलत होता है. ये गलत है. कौन सा ही? तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा. ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट इन द स्काई. सही है, बिल्कुल सही है. द रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेडेड एट द वाटर ड्रॉपलेट्स. नहीं, ये गलत है. ओवरहेडेड नहीं होना चाहिए, बगल में होना चाहिए. तो इसका भी आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा. डायग्राम इन योर आंसर बुक. Okay, so question number 1 है, draw the following diagram in your answer book thus and show the formation of image of the object AB. ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है आपको? AB. AB कहाँ पे है? फोकस और इसके बीच में. तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इसका एक आपको रे डायग्राम बनाना है. ठीक है, रे डायग्राम बनाना है. ठीक है, चलिए. तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ अगर यहाँ से एक लाइट पास हो रहा है, पहले बताओ ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है भाई? तो यहाँ से एक लाइट का रे पास होगा तो वो कहाँ से होके जाएगा? चलिए शुरू करते हैं. यहाँ से एक लाइट गया, वापस आ गया. ठीक है, यहीं से एक लाइट होता है जो इस यहाँ से होके जा रहा है. इसको डॉटेड लाइन से हम आगे बढ़ाते हैं. तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा. ए डैश बी डैश. ए इसका इमेज बनेगा. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द गिवन डायग्राम इन योर आंसर बुक एंड कंप्लीट फॉर द पाथ ऑफ द रे लाइट बियॉन्ड. तो ये लेंस है. लेंस से अगर हमें पता है लेंस के पैरेलल अगर हम लाइट को पास करा रहे हैं तो क्या होगा? ये कहाँ से जाएगा? तो फोकस से होके जाएगा. तो कहाँ से जाएगा? फोकस से होके जाएगा. ठीक है, कहाँ से जाएगा? फोकस से होके जाएगा. इसको कंप्लीट कर लिया. फिर आगे, व्हाई डज द रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. देखो, लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीक़ों से चलता है या अलग अलग होता है. तो इसकी वजह से जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है वो अपने जो उसका पाथ होता है उस पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है. ठीक है, यही रीजन है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे वो बेंड हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब द लिटरल डिस्प्लेसमेंट वाज करंटली मेजर्ड एज. लिटरल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है? अगर ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रहा है तो इसका लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो सिंपल सा है. लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाए तो वो क्या बनाता है? आपका लेटरल डिफ्लेक्शन बनाता है. ठीक है, तो लेटरल डिफ्लेक्शन जैसे यहाँ से लाइट का पाथ था ये वाला, यहाँ पे आया, ये ग्लास का स्लैब है, यहाँ से आके वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, फिर ग्लास के स्लैब से एयर में आया,
तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी डी। सही आंसर क्या होगा, सी डी। किससे डिनोट किया गया है, यहाँ पे सी डी से डिनोट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर सीता शुड चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ निकालने के लिए सीता या कोई पर्सन है वो क्या चूज करेगा। ऑप्शन दे रखा है, अ मिरर होल्डर कैन एंड स्क्रीन होल्डर, अ स्क्रीन होल्डर एंड द स्केल, अ मिरर होल्डर, द स्क्रीन होल्डर एंड द स्केल, द स्क्रीन, द मिरर, द होल्डर फॉर देम एंड द स्केल। क्या यूज करेगा भाई, सारे ही यूज करेगा। वो स्क्रीन भी चाहिए उसके लिए, मिरर भी चाहिए और इनको होल्ड करने के लिए एक स्केल भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड शार्प इमेज of his classroom window grill on a screen. In which direction should he move the lens to focus a distant tree instead a grill? कि भाई कोई स्टूडेंट है जो कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा था, उसका शार्प इमेज से क्लास विंडो के ग्रिल पे आ रहा था, उसे वो कौन से डायरेक्शन में लेंस को मूव करे कि वो ग्रिल के जगह पे वहां पे एक ट्री को देख सके। तो कहाँ कैसे लेंस को मूव करेगा, जैसे जैसे वो स्क्रीन की तरफ बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे उसका इमेज चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या होगा, टुवर्ड्स द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, to determine a focal length of a convex lens by obtaining a sharp image of a distant object, the following steps are suggested which are not a proper sequence. कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ ऑब्टेन करने के लिए इसमें से कौन कौन से स्टेप्स हैं जो सही तरीके से हमें अरेंज करने पड़ेंगे। ठीक, ओके, पहला स्टेटमेंट दे रखा है, होल्ड अ लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। हमें लेंस को स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में रखना पड़ेगा। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज। हमें लेंस को एडजस्ट करके शार्प इमेज बनाना पड़ेगा। सिलेक्ट अ सुटेबल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, आपको सुटेबल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, और मेजर द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द स्क्रीन, लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ये चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनाने के लिए इसको सही तरीके से अरेंज करना है। कौन कौन सा होगा, तो भैया सबसे पहला होगा आपको एक सुटेबल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन। फिर उसके बाद में है होल्ड अ लेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया, वन। ठीक है, अब इसी से देख लो आपको थर्ड और वन, ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, बाकी बच गया ए और बी, इन दोनों में से देख लो। फिर अगला है एडजस्ट द पोजीशन ऑफ लेंस, तो 1 3 1 2 3 1 2 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, okay, next question है, while tracing a path of the ray of light passing through a rectangular glass slab, a student tabled the observation given below। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेक्टेंगुलर ग्लास के स्लैब से पास होते हुए उनके अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, जिसमें एंगल आई है 60 डिग्री, एंगल आर है 40 डिग्री। ठीक है, इसके बेस पे आपको कुछ करेक्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 60 40 61 50 60 36 51, इस आपको बताना होगा कौन सा होगा। तो भैया इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर है डी, फोर्थ। ठीक है, साइन आई और साइन आर का रेशियो निकालोगे उससे होगा।
द स्टूडेंट traces the path of ray white light through a rectangular glass slab and marks the angles of incidence. Angle I and angle R is the angle of reflection and the emergence of सोन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है विच विच एंगल और एंगल्स हैव नॉट बीन मार्क्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा एंगल सही तरीके से मार्क नहीं है, कौन सा एंगल सही तरीके से मार्क्ड नहीं है। ठीक है, देखो एंगल मार्क करने के लिए हमें पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है और नॉर्मल ड्रॉ करने के बीच में ही एंगल आई और एंगल आर और एंगल ई बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे है एंगल आई। यहाँ पे क्या है, एंगल आई। एंगल आई क्या है आपको पता है? नहीं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। तो एंगल आई कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। आर ठीक है, एंगल ई वहां पे नहीं, एंगल ई इधर की तरफ आना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे? डी ऑप्शन होगा, एंगल आई एंड एंगल ई। कौन सा ऑप्शन होगा? एंगल आई एंड एंगल ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ऑब्टेन्ड शार्प इमेज ऑफ द ग्रिल a window screen concave mirror. His teacher remarked that in getting better result will it distant object preferably the sun should be focused on the screen. What should be done for this purpose? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई स्टूडेंट है जो अपना विंडो के ग्रिल का स्क्रीन यूज कर विंडो के ग्रिल को स्क्रीन यूज कर रहा है कनकेव मिरर के थ्रू, और उसके टीचर ने बोला है कि आप सन को प्रेफरेबली ऑब्जेक्ट मानो और फिर उसके बाद में आप बताओ कि इसका फोकस कहाँ पे बनेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन दे रखे हैं, मूव ए स्क्रीन एंड द मिरर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। आपको स्क्रीन को मिरर स्क्रीन और मिरर को ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स मूव करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन है मूव द स्क्रीन एंड द मिरर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से दूर मूव करना पड़ेगा। मूव द स्क्रीन स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिरर, थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। और मूव द मिरर स्लाइटली टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर होगा सी। हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन को स्लाइटली मिरर से दूर लेके जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। To determine focal length of the concave mirror, a student obtained the image well lit light distance object on the screen. To determine focal length of the given concave mirror, he needs to measure the distance between। क्या क्या करना पड़ेगा भाई? उसके फोकल लेंथ निकालने के लिए कौन कौन से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले ठीक है, क्या होगा? तो मिरर और स्क्रीन के बीच का उसको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा सही। चलिए अगला देखते हैं। Okay, so question is a student focused the image of a distant object using the device X and white screen is, यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाइट स्क्रीन हो गया। फिर उसके बाद में रखा है इफ द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द डिवाइस इज 40 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। तो सिलेक्ट द करेक्ट डिवाइस, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस। के दोनों के बीच में करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है अ डिवाइस एक्स इज device X is convex lens of focal length 20 centimeter. A device X is concave mirror of focal length 40 centimeter. A device X is convex mirror of radius of curvature 40 centimeter. And the device X is a convex lens of focal length 40 centimeter. सही आंसर क्या होगा भाई इसका? डी आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। कैसे पता लगेगा? तो भाई ये जो डिवाइस है वो पैरेलल रे को एक पॉइंट पे लाके ऐड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपको फोकस हो जाएगा। कौन सा लेंस होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आउट ऑफ द 5 इंसिडेंट रे, इस इमेज में आपको 5 इंसिडेंट रे दे रखा है।
इसमें से 3 रेज विच आर ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 3 रे ऐसे हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को नहीं फॉलो कर रहे हैं। मे बी यूज फॉर द लोकेटिंग पोजिशन ऑफ द इमेज फाउंड बाई द कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको बताने हैं कि वो कौन कौन से 3 इमेज हैं, 3 हैं जो लॉ को वो नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब पहला रे है, दूसरा रे है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कौन सा। तो 16 कौन कौन से ऑप्शन हैं, क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन में बी यूज फॉर द लोकेटिंग द पता नहीं। 16 बी ऑप्शन 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ये तीनों लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी 1 और 5 कर रहे हैं क्योंकि इनका मीटिंग पॉइंट जो है वो फोकस के वहां बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द ट्रेस ऑफ द पाथ ऑफ रे ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म फॉर डिफरेंट वैल्यूज एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस द स्टूडेंट वुड फाइंड द इमर्जेंस रे। कहाँ पे मिलेगा भाई उसका इमर्जेंस रे? तो इट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, इज परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट रे, इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे, बेंड्स एट द एंगल ऑफ डायरेक्शन। किससे होता है? बेंड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट हैज ऑब्टेन्ड द इमेज ऑफ वेल इल्यूमिनेटेड डिस्टेंस फ्रॉम f1, f2 एंड f3। इस कहानी के वजह से आपको बताना है कि स्फेरिकल मिरर कौन सा वो यूज करेगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर इज f1 इज लेस देन f2, f1 इज लेस देन f2। ओके तो दोस्तों यहाँ पे आके लाइट कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। तो उसके एमसीक्यू मैं देख रहा हूँ। पहले क्वेश्चन है द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो इसमें से कौन सा इमेज है जो सर्कुलर लूप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो 4 इमेज दे रखे हैं, हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके रेज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो बाकी सारे कर रहे हैं, सिर्फ ए वाला नहीं कर रहा है। कौन सा नहीं कर रहा है? ए ऑप्शन नहीं कर रहा है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन। सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एन अल्फा पार्टिकल एंटर इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज सोन। अल्फा पार्टिकल एक पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को कौन सा डायरेक्शन फील होगा? ठीक है, तो कौन सा होगा? इनटू द पेज वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट एसेशन रीजन है जो 23 में आया हुआ है। अ करंट कैरिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन द प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही कि भाई कोई भी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जो है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक डायरेक्शन के ऊपर लगता है। तो ये सही है। द नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। और दोनों ही सही है, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में पहला क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट। जब भी कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वेरी कॉन्टिन्यूअस, डज नॉट चेंज, रिड्यूस सब्सिटेंटली, इंक्रीज हेवली। सही आंसर क्या होगा कि भाई बढ़ जाता है, सडनली बढ़ जाएगा फिर उसका। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। किसी सीरीज में 2 बल्ब कनेक्टेड है 100 वॉट के और 40 वॉट के। द करंट थ्रू द 100 वॉट बल्ब इज 1 एम्पियर। 100 वॉट बल्ब का करंट जो पास हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 एम्पियर। तो 40 वॉट बल्ब का करंट कितने का होगा? तो भाई वो भी 1 एम्पियर का होगा, क्योंकि एक सर्किट में अगर एक सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं सब में वो सेम एम्पियर के वोल्टेज सप्लाई होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 LED bulbs 12 watt and 6 watt were connected in a series. The current flow through the 12 watt is 0.06 ampere. ठीक है, the what with the current for through the 6 watt bulb? भाई देखो अभी मैंने बताया आपको कि भाई एक सर्किट में जितने भी अप्लायंसेस
कनेक्टेड होते हैं, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई होता है। तो अगर 12 वॉट में 0.06 एम्पियर हो रहा है तो फिर 6 वॉट में कितना होगा, वो भी सेम ही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा इसका, 0.06 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इज रिड्यूस हाफ। रेसिस्टर का रेजिस्टेंस कम करके हाफ कर दिया गया इनिशियल वैल्यू से। अदर पैरामीटर ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन अनअल्टर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिस्टर विल बी, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका भी। ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।